हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे परिनालिका। परिनालिका इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोलेनॉइड। परिनालिका कुछ बच्चों के भ्रम था। मैंने एक नियम लिख करके दिया था कि एक वृत्ताकार कुंडली है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आपको निकालनी है। मान लो इधर की तरफ इसमें धारा है, कौन सी दिशा में होगी धारा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो मैंने आपको बताया था केंद्र पर क्या लगा दो? बी, क्रॉस। तो क्लॉकवाइज को क्रॉस से कनेक्ट कर दिया था, यहां पर लग गया क्रॉस। अब आप इसके अंदर कोई सा भी नियम लगा करके देख लो, अब आपको आएगा। इस धारावाही चालक को पकड़ के देख लो, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां तल के लंबवत अंदर की ओर। इस नियम से भी निकाल सकते हो, निकाल लिया। इस नियम से भी निकाल सकते हो। तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया? आई अंगूठा, आई अंगूठा और बी काय से निकला? अंगुलियों से, मुड़ी हुई अंगुलियां, मुड़ी हुई अंगुलियां। ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे? देखो, ये इधर और ये उंगलियां तल के लंबवत अंदर की ओर। क्लॉकवाइज तो क्रॉस ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। और तीसरा मैंने एक और नियम उसके अंदर लिख करके दिया था। क्या? अगर इसको उल्टा लगा दूं, उल्टा सुल्टा दोनों तरफ से लगता है नियम। कुछ बच्चों ने मेरे को वो फोटो क्लिक करके भेजा है कि सर ये गलत उल्टा लिख दिया आपने। क्या था? देखो, अभी तक आप क्या पढ़ते हुए आए? अंगूठा धारा की दिशा में तो उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को बताती हैं। इसका उल्टा भी लगा सकते हो। अगर ये उंगलियां वृत्तीय धारा की दिशा में रख दूं तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। देखो, ये धारा इधर की तरफ है, इधर धारा को रख दो तो ये अंगूठा किधर जा रहा है? तल के लंबवत अंदर की ओर। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि मुड़ी हुई अंगुलियां, मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा को बताएं तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की द्वारा व्यक्त होगा, ये अंगूठा होगा। आप इसको कैसे भी समझ सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। तीन तरीके हैं इसको निकालने के, लेकिन मेरे लिए अब सबसे बेस्ट ये वाला हो गया। ये बेसिक नियम है, लेकिन अगर अंगूठा एक बार फिर देख लो, यहां अप्लाई करके देखते हैं। देखो, इस जगह पर बताओ, ये धारा है और यहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अब आपको बतानी है किधर होगी। मैंने आपको बताया पहला नियम लगा के देखो, क्लॉकवाइज तो क्रॉस, लेकिन ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां क्या आएगा? डॉट है। तो पहला नियम ये वाला लगा करके देखो, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रही है तो यहां क्या आएगा? डॉट। अब जो आप लोग जानते हैं वो नियम लगा करके देखो। कैसे बताओ? इसको पकड़ के देखो, अंगूठा धारा की दिशा में, इधर से उंगलियां अंदर जाएंगी। यहां अगर कोई पूछेगा तो किधर होगा? तल के लंबवत अंदर की ओर। लेकिन अगर यहां पूछेंगे तो तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। ठीक है, ये वाला नियम भी लग गया। और तीसरा ये वाला नियम लगा करके बताओ, आई मुड़ी हुई अंगुलियां तो भी अंगूठा बताओ। आई मुड़ी हुई अंगुलियां, देखो ये मुड़ी हुई अंगुलियां अगर आई हैं तो ये अंगूठा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। किधर की तरफ है? तल के लंबवत बाहर की ओर। कैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी हम इसको निकालेंगे, केवल ये याद कर, धारा क्लॉकवाइज तो क्रॉस लगाना है। ये है दिशा निकालने का तरीका। और आप लोग खैर आपको जहां भी दिक्कत आए मेरे को व्हाट्सएप कर दो, लेकिन उसको अप्लाई करके देखो एक बार। ठीक है, चलो। परिनालिका क्या चीज है? परिनालिका लगभग आपने सबने देखी है परिनालिका। मैं भी आपको बताऊंगा, आपको आइडिया लग जाएगा हाँ वो परिनालिका है। जैसे मान लो एक जिसके ऊपर धागा लपेटा जाता है, वो गिट्टी होती है अंदर, एक ऐसी छोटी सी पतली सी, जिसके ऊपर धागा, गिट्टी के अंदर धागा लपेटा हुआ होता है। जब धागा सारा हटा देंगे तो अंदर से एक बेलन निकलता है, गत्ते का बना हुआ होता है। ठीक है, ये अपना जो पाइप होता है, पानी वाला पाइप जो होता है, उसका छोटा सा हिस्सा काट लो।
वैसे ही दिखता है वो। अब उसके ऊपर बारीक तार लेकर के तार लपेट दो, उसके ऊपर बहुत सारे पूरे तार लपेट दो, ऐसे पूरा तांबे का नजर आने लग जाएगा वो। क्या लपेट दिया मैंने, इस तरह से तार लपेट दिया उसके अंदर। अब तार लपेटने से उसके ऊपर बहुत सारे चालक तार के फेरे लपेट दिए गए हैं, और उन फेरों के कारण अगर उनमें धारा प्रवाहित की जाएगी तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। मैं इस तरह की बात कर रहा हूं, देखो ये वो गिट्टी है जिसके ऊपर धागा लपेटा गया है, या खोखला पाइप है, खोखला और लेकिन अचालक है भाई। ये पाइप जो है अचालक है, बिल्कुल अचालक है। जैसे हो सकता है गत्ते का बना हो सकता है प्लास्टिक का बना हो। अब इसके ऊपर मैं तार लपेट रहा हूं, देखो मैं आपको दूर दूर लपेट के बताता हूं। देखो ऐसा लग रहा होगा आपको कि इसके ऊपर तार लपेट दी मैंने, इस तरह से तार लपेटने हैं, ये तार लपेट दे। देखो बिल्कुल पास पास, मैं दूर दूर इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको वहां तक नजर आ जाए। ये देखो इस प्रकार से ये मैंने इसके ऊपर तार लपेट दिए। अब इस उपकरण को हम परिनालिका के नाम से जानते हैं, सोलेनॉइड के नाम से जानते हैं। और इसी का एक भाई और पढ़ेंगे अभी आप, उसका नाम है टॉरॉइड। उसको हिंदी में भी टॉरॉइड बोलते हैं और इंग्लिश में भी टॉरॉइड बोलते हैं। ये है देखो, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसके ऊपर मैंने इस तरह से तार लपेट दी पूरी। ये क्या है बताओ, अचालक और खोखला बेलन है जिसके ऊपर मैंने तार लपेटे, और ये क्या है, चालक तार। अब अगर मैं इसमें धारा प्रवाहित करूंगा तो देखो धारा बहेगी, इस तरह से धारा बहेगी। यहाँ पे ये तार आ रहा है, देखो यहाँ से यूं जा रहा है, यूं लपेट रखा है ना, तो ये धारा बहेगी इसके अंदर। इनमें सब में धारा बहेगी, देखो इस तरह से। और आपको मालूम है जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो ऑरेस्टेड क्या कहता है बताओ। ऑरेस्टेड ने क्या बताया था कि अगर किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित करोगे तो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। तो इस पूरे उपकरण को कहा जाता है परिनालिका। ये आप घर पे भी बना सकते हैं आराम से। और आपने अगर पुराने रेडियो देखे हो, उसको खोल के देखो, पीछे आपको ऐसा एक गिट्टी की जैसी उसके ऊपर तांबे के तार लपेटे हुए नजर आएंगे। या आप अपने टीवी पीछे से खुली हुई देखी हो किसी ने, तो उसके अंदर भी आपको सोलेनॉइड नजर आ जाएगा इस तरह से। ये है परिनालिका। जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। अभी मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने का तरीका बताया, क्या था। अगर ये धारा है, देखो अगर ये धारा है तो ये चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा, और अगर ये धारा है तो ये चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। उल्टा सुल्टा एक समान, मर्जी है जैसे लगाओ, ठीक है। कैसे समझ में आया। अगर ये धारा है, ये उंगलियां क्या है, धारा, वृत्तीय धारा है, तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। उल्टा अगर ये धारा है, अंगूठा ये धारा है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। देखो अब इसमें धाराएं किधर जा रही है, देखो देखो ये बेलन है। अच्छा बताओ ये तार आगे से जा रहा है या पीछे से जा रहा है, बताओ। दिख रहा है, देखो बेलन आराम से तसल्ली से देखो कैसे नजर आ रहा है, बताओ। मैं आपको बताऊं, देखो एक मिनट, बताओ कैसे नजर आ रहा है। ये तार यहां से यूं जा रहा है, देखो नजर आ रहा है आपको। ये तार कैसे जा रहा है, ये वाला तार यहां से यूं जा रहा है, देखो यूं और फिर यूं आ रहा है ना इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ, धारा कैसे जाएगी, देखो यहां से यूं जाएगी। देखना भाई धारा यहां से जा रही है, यूं आ रही है, यूं आ रही है, देखो यूं आ रही है इस तरह से धारा। अगर मैं इसमें धारा भेजूंगा तो कैसे जाएगी, यहां से पीछे और फिर यहां से अंदर यूं आती हुई। इसका मतलब इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा उसकी दिशा इधर की तरफ होगी। कैसे कैसे आया ये, उंगलियां धारा की दिशा में तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताएगा। तो यहाँ अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा उसकी दिशा क्या होगी, इधर होगी, इधर होगी। कहीं भी देख लो आप, हर जगह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर की तरफ होगी। अब इसको शब्दों में कैसे बोलेंगे आप, इसको शब्दों में बोलेंगे, इस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बेलन के अक्ष के अनुदिश होती है। बात समझ में। सबसे पहले तो परिनालिका किसे बोलेंगे, खोखले अचालक बेलन के ऊपर चालक तार,
और वो चालक तार भी कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा हुआ होना चाहिए, या यूं कह सकते हो कि विद्युत रोधी पदार्थ का लेपन किया हुआ होना चाहिए। नहीं तो ये तार इसके टच हो जाएगा तो एक ही बन जाएगा पूरा चालक। जैसे अपने बिजली के तार के हाथ लगाते हैं तो करंट क्यों नहीं आता है, करंट थोड़ी आता है, क्यों नहीं आता है, क्योंकि उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, विद्युत रुद्ध चालक तार, ताकि आप इसके हाथ पे लगा लें तो करंट नहीं आएगा। इसका मतलब आपका हाथ तांबे के नहीं अड़ रहा है, बल्कि ऊपर प्लास्टिक या जो भी उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है उसके अड़ रहा है। तो खोखले अचालक बेलन पर इसके ऊपर विद्युत रुद्ध चालक तार लंबाई के अनुदिश लपेट दिए जाएं तो इस युक्ति को परिनालिका के नाम से जाना जाता है। हो गया। जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जिसकी दिशा बताओ किधर होती, बेलन के अक्ष या परिनालिका के अक्ष के अनुदिश होती है। याद रहेगा। अब आपको याद रखना है परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसे पैदा होता है, कौन सी दिशा में पैदा होता है, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। उंगलियां देखो, देखो ये उंगलियां नीचे आ रही है, ऐसे देखो ये धारा भी नीचे आ रही है, तो ये अंगूठा बताएगा आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अच्छा बताओ, अगर ऐसा होता तो, अगर मान लो ये ऐसे होती, ये परिनालिका है, अगर मैं धारा इधर से भेजता तो क्या होता, देखो इधर से धारा जाती, इधर से जाती, फिर पीछे से आती, फिर ऊपर जाती, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो बताओ कैसे बनाते चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इन उंगलियों को किधर रखना है, धारा की दिशा में। देखो ये उंगलियां, धारा इधर जा रही है ना, तो ये उंगलियां इधर जाएंगी। अब देखो अंगूठा किधर जाएगा, इधर, इस साइड, देखो अंगूठा इधर की तरफ, तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है। लेकिन अभी भी इस बेलन का अक्ष यही है, ये अक्ष। इसका मतलब इस परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है बेलन के अक्ष की दिशा में होता है, या तो इधर होगा या इधर होगा। अभी धारा यूं बह रही है तो इधर आएगा, अभी धारा इस तरह से बह रही है, देखो धारा को फील करना आ रहा है आपको, कैसे बह रही है धारा बताओ। इस तार में ऐसे ऐसे बह रही, ऐसे बह रही, इस तरह से बह रही, तो अंगूठा इधर की तरफ आ गया, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में हो गया। तो परिनालिका किसे कहते हैं, यदि खोखले अचालक बेलन पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लंबाई के अनुदिश लपेट दिए जाएं तो यह उपकरण परिनालिका कहलाता है। अब बात आती है आदर्श परिनालिका की। आइडियल सोलेनॉइड किसे कहेंगे, आदर्श परिनालिका किसे कहा जाएगा, तो हम बोलेंगे ऐसी परिनालिका जिसकी लंबाई का मान इसकी त्रिज्या की तुलना में, ये त्रिज्या है इसकी, देखो ये यहां से ये त्रिज्या, ऐसी परिनालिका जिसकी लंबाई का मान इसकी त्रिज्या की तुलना में बहुत ज्यादा हो। इस त्रिज्या का मान लंबाई की तुलना में बहुत कम हो, इसका मान बहुत कम, इसका मान बहुत ज्यादा, त्रिज्या का मान लंबाई की तुलना में बिल्कुल कम, या यूं बोल सकते हैं लंबाई का मान त्रिज्या की तुलना में बहुत ज्यादा हो, ऐसा भी बोल सकते हैं। दूसरी बात, इसके ऊपर जो फेरे लपेटे गए हैं उसको एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो एक फेरे को देखो, केवल एक फेरा, देखो ये तार है और ये एक फेरा नजर आया आपको, बताओ क्या एक फेरा ऐसा नजर आएगा आपको। देखो ये देखो यहां से तार जा रहा है और ये एक फेरा है, नजर आया। बेलन का अक्ष कौन सा है बताओ, ये बेलन का अक्ष है, ये बेलन का अक्ष है, और ये क्या है, फेरा है। तो बताओ इस फेरे का तल और अक्ष, अक्ष कौन सा है बताओ, ये अक्ष है, और ये फेरे का तल नजर आ रहा है, जिस तल में ये वलय बना हुआ है, देखो ये है फेरे का तल नजर आ रहा है, और ये क्या है इसका अक्ष। तो बताओ फेरे का तल इसके अक्ष के लंबवत है। तो आदर्श परिनालिका के अंदर दो शर्तें हैं, वास्तव में होने को एक ही है लेकिन हम दो बना करके लिखते हैं। क्या, एक तो त्रिज्या, त्रिज्या स्मॉल आर 2 l, त्रिज्या का मान लंबाई की तुलना में बहुत छोटा होना चाहिए। दूसरा
प्रत्येक फेरे का तल, जो फेरे हमने लपेटे हैं, फेरे का तल इसकी अक्ष के लंबवत होना चाहिए। ये है परिनालिका का इंट्रोडक्शन। आपका बहुत सीधा है, याद रहेगा। इसके अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। किस दिशा में पैदा होता है? अक्ष के अनुदिश, या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बाहर की, परिनालिका के बाहर। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र हमेशा 0 होता है। थोड़ा ध्यान से देखना। परिनालिका के बाहर, जैसे मान लो ये परिनालिका है और इसके ऊपर ये फेरे लपेट रखे हैं मैंने, इस तरह से ये फेरे लपेट रखे हैं। इसके बाहर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 क्यों होता है? एक बार सोच के देखेंगे। देखो, ये बाहर का बिंदु है, परिनालिका के बाहर का बिंदु, यहां। इसमें धारा किधर जा रही? इधर जा रही। देख लिया, इसमें धारा किधर जा रही? इधर। तो बताओ यहाँ चुंबकीय क्षेत्र किधर पैदा होगा? इसके कारण किधर पैदा होगा? अंगूठा धारा की दिशा में उंगलियां इधर मेरी तरफ आई। लेकिन इसमें देखो, इसमें धारा इधर जा रही है और इसमें धारा इधर जा रही है। तो इधर के कारण चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा? इधर आएगा। मतलब ऊपर का आधा हिस्सा और नीचे का आधा हिस्सा, दोनों के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 हो। अगर मैं इसमें बहने वाली धारा इधर और इसमें बहने वाली धारा इधर, इन दोनों के कारण इस बिंदु पर नेट चुंबकीय क्षेत्र निकालूंगा तो 0 आएगा। एक और कारण है, इसके अंदर जो दूसरा फेरा आएगा, वो फेरे, जैसे मान लो ये है और ये बिंदु है, इसके बाद एक और फेरा आया, तो उन दोनों के कारण भी वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। इन ऑल, अब आपको याद रखना है, बाहर परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र 0, लेकिन अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है वो सम चुंबकीय क्षेत्र होता है। अंदर पैदा होने वाला चुंबकीय क्षेत्र सम चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा नाम पहले भी सुना है? बताओ, इस चैप्टर में पढ़ा है आपने। सम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाली डिवाइस का नाम बताओ। याद आ गया? हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां। क्या नाम था? हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां, जो कि सम चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती। उसी तरह से अब दूसरा नाम आपके पास आ गया है, लंबी परिनालिका। लंबी परिनालिका, देखो हम आदर्श परिनालिका बोलने के बजाय क्या बोलते हैं? लंबी परिनालिका। लंबी शब्द काम में ले लिया, इसका मतलब आपने आदर्श परिनालिका की एक शर्त की पालना कर रखी। लंबी परिनालिका के अंदर यहां मध्य भाग में सम चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। सम चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। ठीक है, तो अब आपसे मान लो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए सम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाली 2 डिवाइसेस के नाम बताओ, तो आप क्या बताएंगे? हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां और दूसरा परिनालिका, दोनों के अंदर सम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया परिनालिका का। किसे कहेंगे परिनालिका? यदि खोखले अचालक बेलन पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लंबाई की दिशा में लपेट दिए जाएं तो इसे परिनालिका कहते हैं। अगर इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा परिनालिका के अक्ष की दिशा में होती है, या तो इधर होगी या फिर इधर होगी, या तो इधर होगी या फिर इधर होगी। वही धारा या तो यूं बहेगी और यूं बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र इधर आएगा, या फिर धारा यूं बहेगी इधर, यूं बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र इधर आएगा। परिनालिका के अंदर सम चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है जिसकी दिशा हमेशा अक्ष की दिशा में होती है, या तो इधर या इधर। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। हो गया काम? अब हम इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना पैदा होता है उसका मान निकालेंगे। तो एक शब्द हम लिखते हैं इसके अंदर, लंबी परिनालिका। क्यों लिखते हैं बताओ? इसलिए लिखते हैं क्योंकि छोटी परिनालिका की होगी तो उसके अंदर सम चुंबकीय क्षेत्र पैदा होने के बजाय वो जो वेरिएशन है चुंबकीय क्षेत्र का मध्य भाग और किनारों पर वो ज्यादा होता है। उसके बारे में पढ़ेंगे हम थोड़ा सा।
लेकिन अभी तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लंबी परिनालिका के बारे में। तो ये शब्द का इंपॉर्टेंस अब आपको समझ आना चाहिए, लंबी परिनालिका का मतलब क्या है। ठीक है, अब देखो मैं परिनालिका का सांकेतिक चित्र बना रहा हूं देखियो, और मैंने थोड़ा सा चौड़ी बनाई परिनालिका, हालांकि आदर्श नहीं हो सकती क्योंकि इसकी त्रिज्या का मान तो बहुत खतरनाक है। देखो ये इसका अक्ष बनाया, लेकिन हम इसके अंदर कुछ लिखेंगे तो वो दिखेगा तब जब आप इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये परिनालिका ऐसी परिनालिका है। अब इसमें देखो तार इधर से जा रहा है, इधर गया, और तार यहां से कैसा नजर आएगा आपको, बाहर आता हुआ, फिर इधर जाएगा। ये परिनालिका देख रहे हो आप कैसे लपेट रहे हैं अपन इसके अंदर। देखो यहां से तार गया, बताओ यहां से क्या होगा, तार लपेटो तो सही, यहां से तार जाएगा और यहां से देखो टुक बाहर आ रहा है। जब इसमें धारा जाएगी तो यहां से धारा बाहर आती हुई नजर आएगी। तो मुझे यहां धारा कैसी नजर आएगी, बाहर आती हुई। ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं है बल्कि क्या है, धारा है। अगर मैं इसमें धारा प्रवाहित करूंगा, करो आराम से तसल्ली से, अगर इसमें धारा प्रवाहित करूंगा तो यहां से धारा बाहर आती हुई, अब बताओ ये धारा किधर जाएगी, तार में ही तो जाएगी ना, इधर जाएगी, और यहां से कैसे दिखेगी, अंदर जाती। तो मुझे यहां कैसी नजर आएगी, अंदर जाती। फिर बताओ उसके बाद देखो यहां से धारा आ रही है, यहां से बाहर, और फिर यहां से कैसी नजर आ रही है, अंदर, और फिर अगली बार फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर। कुल मिलाकर के ये परिनालिका अब आपको नजर आ रही है। देखो कैसे नजर आ रही है, यहां से तो अंदर जा रही है और यहां से बाहर आ रही है, अंदर बाहर। देखो नजर आ रही है, ये तार गया यहां से, देखो परिनालिका के ऊपर देखो, यहां देखो कैसा नजर आ रहा है, बाहर, फिर यहां से डिक 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 डिक, फिर अंदर, ये अंदर बाहर, अंदर बाहर, ऐसा नजर आ रहा है आपको। देखो तो ये है परिनालिका। मैं जो ये डॉट और क्रॉस बना रहा हूं किसके लिए बना रहा हूं बताओ, धारा के लिए। ये धारा को व्यक्त करते हैं। अब ये जो मैं डॉट और क्रॉस बना रहा हूं वो इतने सारे फेरे इसके अंदर मैंने लपेट रखे हैं। चित्र अभी भी वही है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले इधर बनाया था। बताओ, मान लो इस परिनालिका की लंबाई का मान कैपिटल एल है। परिनालिका की लंबाई कितनी है, कैपिटल एल। देखो ये मैंने बना दिया लास्ट वाला, ये इस तरह से धारा। अब बताओ चुंबकीय क्षेत्र किधर पैदा होगा, धारा को देखना पड़ेगा, धाराएं किधर जा रही हैं आपको नजर आ रही, यहां से धारा गई और यहां से बाहर आ रही है, बाहर आ रही है। देखो ऐसे नजर आ रही है धारा, क्या ऐसे नजर आ रही है धारा, देखो ऐसे नजर आ रही है। तो ये अंगूठा क्या बताएगा आपको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से, इधर होगा भाई चुंबकीय क्षेत्र, ये होगा चुंबकीय क्षेत्र, इधर की तरफ होगा ना। परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र किधर की तरफ होता है, इस परिनालिका के अक्ष की तरफ होता है, और अंदर सम चुंबकीय क्षेत्र होता है। कोई दिक्कत किसी को। अब मैंने क्या किया, मुझसे पूछा जा रहा है यहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, तो मैंने अब एम्पियर का नियम लगा करके अंदर दिशा का मान, वो तीव्रता का मान ज्ञात करूंगा। तो मैंने एक आयताकार बंद पथ का निर्माण किया जिसका एक हिस्सा बाहर और दूसरा हिस्सा अंदर बनाया। इसका नाम रख दिया पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर एस। एक अल्पांश यहां ले लिया, देखो डीएल, एक अल्पांश मैंने यहां ले लिया डीएल, एक अल्पांश यहां ले लिया डीएल, और एक अल्पांश यहां ले लिया डीएल, ये अल्पांश ले लिया। अब आप समझ सकते हैं मैंने एक बंद पथ बनाया। बंद पथ का नाम बोलो, बंद पथ कौन सा बनाया, पी क्यू आर एस और पी, पी क्यू आर एस और पी। माना परिनालिका की लंबाई
स्मॉल एल एवं कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन। अतः एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बताओ, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी आएगी बताओ। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n अपॉन l। मान लो टोटल लंबाई का मान कितना है l, तो l लंबाई में कितने फेरे इतने, तो एकांक लंबाई में कितने आएंगे n अपॉन l। ये आ गया एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ठीक है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या आ गई स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपॉन स्मॉल l। कोई दिक्कत? अब देखो, मान लो ये जो आपने आयताकार पृष्ठ बनाया, आयताकार पथ बनाया है, इसकी इस चौड़ाई का मान कितना है x के बराबर। बताओ, ये जो आपने फेरे लपेटे हैं, ये फेरे, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है स्मॉल n। एकांक लंबाई में, और हर फेरे में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, हर फेरे में धारा I, हर फेरे में इस धारा का मान कितना है I के बराबर। हर फेरे में धारा का मान I है। बताओ, हर फेरे में धारा का मान कितना है I के बराबर। कोई दिक्कत? ये मैंने बंद पथ बना दिया और इस बंद पथ पर ACL लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सीधा सा डेरिवेशन है, 3 नंबर का है पूरा और 1 नंबर में परिभाषा, मतलब 4 नंबर का पूरा मेजर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बहुत अच्छे से देखना, बहुत सीधा है, एक बार फिर रिवाइज भी कर दूंगा, लेकिन एक ही बार में समझ में आ जाता है। बहुत सीधा है, लेकिन आपको ये फील होना चाहिए कि ये चित्र क्या है। एक खोखले बेलन के ऊपर तार लपेट रखे आप, ये तार लपेट रखे और ये धाराएं हैं, यहां से धारा जाती है, यूं धारा आएगी, यूं धारा आएगी, ये धारा इधर जा रही है और चुंबकीय क्षेत्र इधर है। बस इतना सा फील होना चाहिए, बाकी तो एम्पियर का नियम। क्या है ACL लगाने पर? ACL लगाने पर क्या कहता है ACL बताओ? बंद पथ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, उस बंद पथ से होकर गुजरने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग, बंद पथ में से, ये जो बंद पथ नजर आ रहा है ना, बंद पथ में से गुजरने वाले विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग और म्यू 0 के गुणनफल के बराबर होता है। ये है ACL। क्या कहता है? किसी बंद पथ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद पथ से गुजरने वाले विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग एवं म्यू 0 के गुणनफल के बराबर होता है। अब ये पूरा जो बंद पथ है वो कौन सा है? PQRSP, ये बंद पथ है पूरा। बंद पथ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन इसके बराबर होता है। ये है ACL। अब मैंने इस बंद पथ को 4 भागों में बांट दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अलग है, यहाँ 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 अलग है। तो मैंने क्या किया, यहाँ बाहर कितना होता है बताओ? बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कितना है उसका मान तो आपको ज्ञात करना है, लेकिन किस दिशा में है ये आपको पहले से पता है। तो मैंने इसको 4 भागों में बांट दिया। अगर मैं इसको 4 भागों में बांटूंगा तो अब मैं यहाँ बंद का चिन्ह नहीं लगा सकता। गौर करने वाली बात है, यहाँ आपने बंद का चिन्ह क्यों लगा रखा है? क्योंकि जब मैं यहां से चलता हूं, P से चलता हूं, P से Q, Q से R, R से S और S से P, तो ये पूरा पथ एक बंद पथ बन जाता है, इसलिए बंद का चिन्ह। लेकिन अब मैं इसको खोलना चाहता हूं, PQ को अलग रखना चाहता हूं। ये PQ को मैंने अलग रख दिया। फिर उसके बाद बताओ, QR को अलग कर दिया मैंने। फिर उसके बाद RS को अलग कर दिया और फिर उसके बाद SP को अलग कर दिया और म्यू नॉट इंटू समेशन आई। अब इसके अंदर मैं मान रख दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। बताओ, यहां चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है? ये रहा चुंबकीय क्षेत्र B। चुंबकीय क्षेत्र तो इस अक्ष के अनुदिश होता है, परिणालिका के अक्ष के अनुदिश होता है। तो अब इसके अंदर मान बताते जाओ। PQ को देखना है बस केवल आपको। इस PQ को देख करके बताओ क्या नजर आ रहा है आपको? B
इसका बिंदु गुणनफल खोलना आता है। बी डी एल कॉस, बी और डीएल के बीच का कोण बताओ। बी इधर की तरफ है और डीएल ये पथ भी इसी दिशा में है। देखो बी और डीएल दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए दोनों के बीच का कोण कितना हो गया 0 डिग्री प्लस। अब क्यू और आर को देखो और बिंदु गुणनफल खोलते हैं। इसका क्या आएगा बी डी एल कॉस। देखो इसका ये पथ इस दिशा में है, क्यू से लेकर आर, क्यू से लेकर आर तक इस दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, तो दोनों के बीच का कोण कितना आएगा 90 डिग्री। ये हो गया cos 90 डिग्री प्लस आर से लेकर एस, आर से लेकर एस तक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 है। बाहर इस परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 है, तो ये वाला तो पूरा क्या हो गया 0। अब आ जाओ एसपी पर। देखो डीएल इस दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, बताओ दोनों के बीच का कोण कितना आएगा 90 डिग्री। यह आएगा बी डी एल कॉस 90 डिग्री बराबर म्यू 0 इंटू समेशन आई। बताओ ये क्या था, याद आया कुछ? अपन ने ऐसा बंद पथ बनाया था, याद है? इसमें से टोटल कितनी धारा निकल रही है उसका योग करते हैं। बंद पथ में से होकर निकलने वाले विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग। अब देखो इस बंद पथ में ये वाली धारा बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, बाहर आ रही है। कितनी सारी धाराएं बाहर आती हुई नजर आ रही है देखो आपको। तो एकांक लंबाई में फेरों, मान लो यहां से यहां तक कि 25 फेरे होते मान, तो समेशन आई का मान कितना हो जाता 25 आई। देखो इस बंद पथ में से कितनी सारी धारा बाहर आती हुई नजर आ रही है आपको। अगर मान लो ये 10 फेरे हैं तो 10 आई हो जाती, 4 फेरे होते तो 4 आई हो जाती। अगर मान लो ये 50 फेरे होते तो 50 आई हो जाती। कितने फेरे हैं अब ये आपको ये बताए। मान लो परिनालिका के एकांक लंबाई में कितने फेरे हैं स्मॉल एन, तो एक्स लंबाई में कितने फेरे होंगे बताओ। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है स्मॉल एन, तो बताओ एक्स लंबाई में फेरों की संख्या का मान कितना आएगा। कुल फेरे बताओ कितना है। एकांक लंबाई में एन, तो एक्स लंबाई में कितना आएगा एन इंटू एक्स। हर फेरों की संख्या पता चल गई यहां से यहां तक कितने फेरे हैं इतने। अच्छा बताओ अगर फेरे 10 होते तो समेशन आई का मान कितना होता 10 आई, और एन एक्स फेरे हैं तो समेशन आई का मान कितना आएगा एन एक्स इंटू आई के बराबर। वापस देखो समेशन आई क्या होता है ये पता होना चाहिए। इस बंद पथ में से गुजरने वाले विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग। आपका बंद पथ ये है। अब देखो ये धाराएं सारी बाहर आ रही हैं, तो ये टोटल धारा कितनी है वो मान आपको यहां लिखना है। मान लो 10 फेरे हैं तो 10 आई, फेरों की संख्या से गुणा करेंगे। अब फेरों की संख्या तो हमें मालूम है, फेरों की संख्या को धारा से गुणा करते। फेरों की संख्या कैसे निकाली, एकांक लंबाई में n फेरे तो x लंबाई में कितने फेरे होंगे उसका मान निकाल लिया। सॉल्व कर लो, बताओ इसको बाहर निकाल लो। ये बाहर कैसे आ गया बताओ, और ये कौन सी जगह थी पी क्यू। बताओ पी क्यू पर बी का मान क्या है नियत। मैंने बताया था परिनालिका के अंदर लगभग सम चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, और सम चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान सब जगह समान है, और सब जगह समान है तो बाहर निकाल लिया। ये क्या बच गया डीएल। cos 0 का मान कितना हो गया 1, cos 90 का मान 0, ये 0, ये वाला 0 बराबर म्यू 0 स्मॉल एन एक्स इंटू आई। चलो बताओ अब अगर आप इसको पढ़ना जानते हैं डीएल को, कौन सा पथ बच गया, बस केवल पी क्यू बच गया। ये रहा पी क्यू, यहां से आता है पी क्यू बच गया। इस पथ की लंबाई का मान कितना है एक्स, और ये क्या है, ये क्या है डीएल। इस पथ के एक छोटे से अल्पांश की लंबाई है। ये डीएल क्या है, पी क्यू पथ के छोटे से अल्पांश की लंबाई। अगर मैं इसका समाकलन कर दूं तो समाकलन करने का मतलब है इसके छोटे छोटे सारे पथों की लंबाइयों का योग। कहां से कहां तक, P से लेकर Q तक। वापस देखो डीएल क्या है, इस
पथ के छोटे से अल्पांश की लंबाई है डीएल। आ गया। अब अगर मान लो मैं इसका समाकलन कर दूं, कौन से पथ पर समाकलन किया? पी क्यू पर। इसका मतलब P से लेकर Q तक सभी अल्पांशों की लंबाइयों को जोड़ दो, टक 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 सबको जोड़ दो। अगर जोड़ूंगा तो कितना आएगा? x। मान रख दो ये b बाहर है, इस पूरे का मान किसके बराबर? x के बराबर। म्यू नॉट एन एक्स आई, x से x कट गया तो b बराबर क्या आ गया? म्यू जीरो स्मॉल एन इंटू आई। ये है लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने का तरीका। बहुत सीधा सा है, 4 नंबर का है। एक बार मैं आपको शॉर्टकट में और बता देता हूं कैसे निकालेंगे। बस आपको इसके अंदर ACL लगाना आना चाहिए अच्छे से। ACL में काम आने वाली सारी चीजें आपको वेल नोन है वैसे तो, और दोबारा देख लो इसको। ये परिनालिका है। अब इस परिनालिका को कैसे समझना है, ये अंदर का मैंने सारा कपड़ा हटा दिया जानबूझ के। देखो ये है परिनालिका का अक्ष। जब इसमें धारा प्रवाहित होगी, ये धाराएं नजर आ रही है आपको? ये धाराएं इस तरह से बह रही है। यहां से धारा बाहर आती हुई नजर आ रही है, यहां से धारा अंदर जाती हुई नजर आ रही है। देखो तो सही, नींद में होंगे तो कैसे दिखेगा? नींद में दिखेगा? जागो बंधुओं, अरे जाग जाओ यार, चलो इधर देखो। यहां से धारा ऊपर गई, फिर इधर आई तो आपको ये दिखी, फिर ये मैंने दिखाई नहीं आपको, यहां बीच वाला हिस्सा, फिर यहां दिखाई आपको, अंदर गई, बाहर आई, अंदर आई, तो ये धारा आपको नजर आ रही है। तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। इस अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। रिज्वाइन कर लो आप लोग एक बार फटाफट। देखो एक बार और देख लो। ये परिनालिका बनाई मैंने और इस परिनालिका का ये अक्ष बनाया। यहां से तार जा रहा है, यहां से धारा आ रही है, देखो ये आई, धारा आई, यहां से जाना, यहां से बाहर आना, फिर यहां से अंदर जाना, फिर यहां बाहर आना, अंदर जाना, बाहर, यहां से बाहर आना और यहां अंदर जाना, फिर यहां से बाहर आना, यहां अंदर जाना। तो ऊपर तो बाहर आती हुई नजर आएगी और यहां पर धारा अंदर जाती हुई नजर आएगी। ये मैंने धारा बनाई है, ये सब धाराएं नजर आ रही है आपको। अब मैंने 3-4 चीजों को दिमाग में फिट कर लिया कि यहां पर अंदर B का मान नियत है, B कांस्टेंट है और उसकी दिशा क्या है B की? ये वाली। परिनालिका के अंदर लगभग सम चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। यहां चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहां पर एक ऐसा आयताकार बंद पथ बनाया, PQRS। क्यों बनाया? ACL केवल बंद पथ के लिए लगता है। अच्छा, ACL में जो बंद पथ बनाते हैं उसका नाम क्या है? एम्पियर इन पथ। और उस एम्पियर इन पथ के अंदर 2 खास बात क्या थी? एक तो B का मान कांस्टेंट हो पथ पर, और दूसरी खास बात क्या थी? या तो B और DL एक ही दिशा में हो, मतलब थीटा 0 या फिर थीटा 90 डिग्री हो। उसका ध्यान रखना है। ये बंद पथ बनाया, इधर जाना, फिर इधर जाना, फिर इधर जाना और फिर इधर जाना। मेन चीजें क्या काम आएंगी बताओ? यहां से यहां तक कोण का मान बताओ। ये DL ले लिया मैंने इधर, और B वेक्टर भी किधर है? इधर। बताओ दोनों के बीच का कोण कितना आया? यहाँ थीटा बराबर कितना आया? 0 डिग्री। यहां से यहां बताओ, ये DL ले लिया मैंने और B वेक्टर इधर है, देखो ये नजर आ रहा है। यहाँ थीटा बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र 0 ही होता है। यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, ये DL है, ये DL है और चुंबकीय क्षेत्र इधर है। यहाँ भी थीटा का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। हो गया काम। इस पथ पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या है? नियत है। अब तो बात रह गई सिर्फ समेशन I निकालने। समेशन I क्या होता है? पता नहीं क्या होता है। क्या होता है समेशन I? आपने पढ़ा है बंद पथ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन म्यू नॉट इंटू समेशन I के बराबर होता है।
तो इस समेशन आई क्या था? इस बंद पथ में से गुजरने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग। तो आपने क्या किया, यहां से यहां तक इस पथ की लंबाई को क्या मान लिया? x, इसको x मान लिया। इसको मान लो, माना परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, बताओ कितनी? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n। अतः x लंबाई में फेरे कितने आएंगे बताओ? x लंबाई में फेरों की संख्या बराबर कितना होगा? nx। एकांक लंबाई में n फेरे हैं तो x लंबाई में कितने फेरे आएंगे? nx। चूंकि प्रत्येक फेरे में धारा कितनी है? प्रत्येक फेरे में धारा I है। अतः देखो हर फेरे, ये टोटल फेरों की संख्या कितनी आ गई अपने पास? nx। हर फेरे में कितनी धारा नजर आ रही है आपको? यहां से भी I बार आ रही है, यहां से भी I आ रही है, यहां से भी I आ रही है, तो हर फेरे में कितनी धारा आ रही है? I। तो अगर 3 फेरे होते तो ये टोटल धारा का मान कितना होता है? 3I। 4 फेरे होते तो 4I। फेरों की संख्या कितनी है? nx। अतः समेशन I बराबर कितना होगा? इतने फेरे होंगे तो फेरों की संख्या से को I से गुणा कर। अब आप बहुत आसानी से ACL लगा सकते हैं। क्या कहता है ACL बताओ? B डॉट DL बराबर म्यू नॉट इंटू समेशन I। ये बंद पथ PQRSP है। इस बंद पथ को खोल दो और इस समाकलन को सॉल्व कर दो, आपका आंसर 100% आ जाए। कैसे खोल दो इसको बताओ? क्या बंद का चिन्ह फिर लगाऊंगा क्या? क्यों लगाऊंगा? मैं तो खुद ही बोल रहा हूं, बंद पथ को खोल दो। तो कैसे खोलेंगे बताओ? पहला पथ कौन सा लिया मैंने? P से Q, ये आ गया BDL cos थीटा। फिर दूसरा पथ कौन सा लिया? Q से R, BDL cos थीटा। फिर तीसरा पथ R से S, BDL cos थीटा। चौथा पद कहां से? BDL cos थीटा बराबर म्यू 0 इंटू समेशन I। ये हो गया। पथ PQ के लिए थीटा का मान बताओ। बड़ा आसान काम है यार। कितना? B नियत है, इसको बाहर निकाल लो, अंदर बच गया DL और इसका मान हो गया cos 0। इस पथ पर B और DL एक ही दिशा में, थीटा का मान 0। Q और R के लिए बताओ क्या आया? B DL, अब इसको अंदर ही रहने दो, बाहर आके भी कौन सा तीर मार लेगा वो? B DL cos 90, क्योंकि इस पथ पर DL इधर हो गया और चुंबकीय क्षेत्र तो इधर ही से 90 डिग्री होगी। R और S की बात करूं तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 है। फिर S और P की बात करेंगे तो B DL cos 90 आएगा और म्यू 0 इंटू NXI, क्योंकि एक फेरे में धारा I है तो NX फेरों में धारा की संख्या, धारा का मान NXI के बराबर हो गया। अब इसको बाहर निकाल लो। ये कैसे बाहर निकल गया इसको भी देख लो एक बार। क्योंकि इस पूरे पथ पर B का मान नियत है। कैसे पता चला था? क्योंकि परिनालिका के अंदर समचुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, अंदर बच गया DL, cos 0 का मान आ गया 1। ये क्या बन गया? लड्डू। ये क्या बन गया? लड्डू। ये भी क्या बन गया? लड्डू। और ये आ गया म्यू 0 NX। ये लड्डू कैसे बन गए? लड्डू कैसे बन गया भैया? cos 90 का मान लड्डू होता है और एक लड्डू पहले से ही था तो पूरा लड्डू बन गया और cos 90 का मान फिर लड्डू हो गया। हो गया? बताओ। अब ये पढ़ना आता है आपको। देखो कितना सुंदर दिख रहा है। देखो, अरे देखो तुझे कितना स्मार्ट है। DL इस पथ के छोटे से नन्हे से अल्पांश की लंबाई। DL क्या है? नन्हे से अल्पांश की लंबाई है। अगर समाकलन कर दिया तो कहां से कहां तक समाकलन किया है? P से Q तक।
सारे अल्पांशों को जोड़ दो, कट 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 जोड़ दो, टोटल यहां से यहां तक जोड़ दूंगा तो यहां से यहां तक की लंबाई का मान कितना आएगा, x के बराबर। ये x इस लंबाई के बराबर, ये x के बराबर है। आजा भैया, v इंटू एक्स बराबर म्यू नॉट एन एक्स आई। x तो जो माना था वो हट ही गया, v बराबर म्यू जीरो स्मॉल। ये है धारावाही परिनालिका के अंदर समचुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। अगर ये परिनालिका लंबी ना होकर के छोटी हो, अगर ये परिनालिका पूरी परिनालिका लंबी ना होकर के छोटी हो, छोटी हो तो क्या करें, डांस करो और क्या करें। अगर ये परिनालिका लंबी नहीं होती तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अलग होता। कैसे होता देखो इधर, मान लो ये परिनालिका है, ये इसका एक सिरा ये ऐसी होती मान लो, और ये इसका अक्ष। अब मैं इसको बोलूंगा सीमित लंबाई की छोटी सी परिनालिका। सीमित लंबाई की अगर परिनालिका हो तो इसके अंदर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान एक सूत्र द्वारा दिया जाता है, वो आपको डायरेक्ट याद रखना है। कैसे, पहले ध्यान से देखो कैसे। प्रथम सिरा परिनालिका का एक सिरा इधर है और दूसरा सिरा इधर है, देख लिया आपने। परिनालिका के अंदर अरे एक सिरा ये है यार, एक सिरा ये और दूसरा सिरा ये। तो आपको क्या करना है, जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी हो पहले सिरे को मिलाओ। मिला दिया पहला सिरा, जिधर पहला सिरा है इस रेखा को आप आधार रेखा मान लो और यहीं से कोण नापना है आपको, यहीं से। तो पहले सिरे को मिलाने वाली रेखा को मैं क्या बोलूंगा, φ1। इस कोण का मान कितना हो गया, φ1। अब दूसरे सिरे को मिला दो, अभी भी आधार रेखा यही रहेगी और इस बड़े वाले कोण का मान कितना हो गया, φ2। कुछ बात समझ में आई, φ1 और φ2। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये बिंदु यहां होता तो φ1 का मान क्या होता, और ज्यादा होता थोड़ा सा, देखो। और अगर ये मान लो ये वाला सिरा यहां होता तो देखो φ1 का मान कम भी होता, और थोड़ा यहां होता तो φ1 का मान कम भी होता। अब आपको ये देखना पड़ेगा कहां पर φ1 कैसे बनेगा, φ2 कैसे। लेकिन एक चीज याद रखना कि φ1 और φ2 एक ही तरफ नापे गए हैं दोनों, और दोनों एक ही रेखा से नापे गए, बस इतना सा ध्यान रखना। बिंदु बी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, देखो तीव्रता का मान लिखना बहुत आसान था। पहले देखो φ1 और φ2 के मान कैसे चेंज होंगे, थोड़ा सा ध्यान से देख लो, नहीं तो आपको कैसे। अगर मान लो ये वाला सिरा यहां होता तो कोण कम होता, और यहां होता तो और कोण कम होता, φ1 देखो φ1। अगर ये अनंत पर होता तो φ1 का मान कितना होता, 0। अब इधर देखो ये वाली देखो, ये वाली अगर ये थोड़ी यहां होती तो देखो φ2 का मान क्या होता, देखो φ2 का मान और ज्यादा होता ना। और अगर मान लो ये वाला सिरा यहां होता तो देखो φ2 का मान, φ2 कहां से नापेंगे आप, यहीं से नापेंगे, इधर बड़ा वाला को। अगर ये अनंत पर चला गया तो φ2 का मान कितना होगा, φ2 का मान होगा 180 डिग्री। और अगर ये सिरा इधर अनंत पर चला जाए तो φ1 का मान कितना हो जाएगा, 0। अच्छा सूत्र क्या होता है, म्यू नॉट स्मॉल एन आई अपॉन 2 इंटू कॉस φ1 माइनस कॉस φ2, ये सूत्र होता है। ये सीमित लंबाई की परिनालिका का फॉर्मूला है। अब इसके अंदर केस फर्स्ट देखो, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर ये परिनालिका लंबी परिनालिका हो, लंबी परिनालिका, लंबी का मतलब समझ में आ रहा है, लंबी परिनालिका या अनंत परिनालिका भी बोल सकते हैं। कोणों को फील करना है आपको, बताओ। अगर ये और लंबी होती तो देखो कोण का मान φ1 का मान कम होता ना। अगर ये सिरा यहां होता तो φ1 का मान और कम हो जाता, और अगर और दूर होता तो φ1 और कम हो जाता।
तो लंबी परिणालिका, बहुत लंबी परिणालिका के φ1 कितना होता है 0। अगर ये वाला सिरा यहाँ होता तो देखो φ2 देख लो, φ2 का मान ये वाला हो जाता। अगर और दूर होता तो φ2 का मान और बढ़ जाता, देखो ये और बढ़ जाता। और अनंत पर होता तो φ2 का मान कितना हो जाता बताओ, इन φ2 बराबर कितना होता है पाई, मतलब 180 डिग्री। इसके अंदर मान रख करके देखो, लंबी परिणालिका का सूत्र आ जाएगा आपके पास, B बराबर म्यू ni/2 इंटू कॉस 0 माइनस कॉस 180, म्यू नॉट ni/2। कॉस 0 का मान बताओ, कॉस 0 बराबर 1 और कॉस 180 का मान -1, 1 माइनस -1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 2, ये भी 2 हो गया, ये कट गया, क्या आ गया वापस वही आ गया। देखो अरे ये पीछे नहीं छोड़ेगा आपका, क्योंकि सूत्र तो यही है, अभी अभी निकाला आपने। लंबी परिणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान μ0 स्मॉल ni के बराबर। लंबी परिणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान μ0 स्मॉल ni के बराबर। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं किस सेकंड, परिणालिका लंबी तो है, लंबी परिणालिका के एक सिरे पर, अगर परिणालिका लंबी तो है, देखो 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 ये परिणालिका है और ये बिंदु P, थोड़ा ध्यान से देखो, इस P बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे, इसके एक सिरे को मिलाओ, ये क्या बन गया φ1, और दूसरे सिरे को मिलाओ, लेकिन कोण यहीं से नापना है आपको। ये कोण कितना है φ2 और ये वाला कोण कितना है φ1, लेकिन ये तो कह रहा है एक सिरे पर, यहां निकालो तीव्रता का मान। अब देखो अगर ये मान लो ये वाला सिरा और दूर होता तो बताओ क्या होता, ये कोण तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और इस कोण का मान कितना हो जाएगा बताओ, φ2 बराबर कितना हो गया 180। कब, लंबी परिणालिका के लिए। लेकिन अगर ये P बिंदु यहां होता तो बताओ बताओ बताओ, अगर मैं P बिंदु को यहां बना दूं तो क्या होगा, देखो एक सिरे को मिलाया तो बताओ ये कोण φ1 बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, φ1 बराबर 90, और दूसरा सिरा कहां है बताओ, अनंत पर, ये अनंत पर चला गया, तो इस पूरे कोण का मान कितना हो गया φ2 बराबर कितना हो गया 180। मान रख दो, आपका आंसर आएगा। आपको ही सोचना है कोण कैसे कैसे निकलेंगे। देखो अगर यहां चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाएगा तो मेरा आंसर इसी सूत्र से आएगा, म्यू नॉट ni/2 cos 90 माइनस cos 180। ये 180 कैसे आया, क्योंकि ये वाला सिरा बहुत लंबा है, बहुत दूर है, तो φ2 का मान 180 होगा। B बराबर म्यू नॉट ni/2 0 माइनस -1, तो ये आ गया कितना है बताओ, एक सिरे पर तीव्रता का मान म्यू नॉट ni/2। ऐसा नहीं लग रहा आपको, एक सिरे पर तीव्रता का मान मध्य भाग में उत्पन्न तीव्रता का आधा होता है। ये मध्य भाग में तीव्रता का मान आया था म्यू नॉट ni, तो सिरे पर तीव्रता का मान म्यू नॉट ni का आधा होता है। तो ये निकालने, बस आपको कोणों को सोचना है, कोणों के मान कितने कितने होंगे। अगर लंबी परिणालिका होगी, दोनों तरफ लंबी लंबी होगी, तो ये वाला कोण तो 0 हो गया और ये वाला कोण 180 हो गया। अगर एक सिरे पर निकालेंगे तो ये वाला कोण 90 डिग्री हो गया और ये वाला कोण 180 डिग्री हो गया। आपका टेस्ट कल 1 तारीख को है और कल मॉर्निंग में क्लास नहीं है आपकी। कल एंजॉय करो, पढ़ाई करो, इस चैप्टर को तैयार करो, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कल हम आपका टेस्ट लेंगे शाम को, वही 9:30 से 10:30 टेस्ट रहेगा। कल मैंने इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि आपकी पूरी तैयारी, आपको पूरा चैप्टर तैयार करना है। उसके बुक के क्वेश्चंस करो, छोटे छोटे क्वेश्चंस सॉल्व करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो कल आपकी क्लास नहीं है, कल आपको टेस्ट की ही तैयारी करनी है। चलो सुरक्षित रहो, मस्त रहो। थैंक यू वेरी मच।